हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। इस बार थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, ठीक है, बट नाउ आई एम चंगा और अब कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, ठीक है। सो आज SN1 रिएक्शन लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्या SN2 रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग। ओके, कहीं पे भी जाओगे यार SN1 SN2 आएगा ही। और मैं फिर से कह रहा हूं कि SN1 SN2 को बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ो। बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, हर जगह आएगा, ठीक है। तो थोड़ा आप क्या कर लो, कॉन्सेंट्रेट कर लो। सो मैं हूं विपिन वत्स और आप देख रहे हो चिल विद केमिस्ट्री। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट क्या डेफिनेशन उसका देख ले, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। जो बच्चे SN1 का लेक्चर नहीं देखे हो आप उसको देख लो, SN1 क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट उसका अपोजिट है, नया बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान लगेगा यार, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। SN1 में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो किया था, ये फॉलो करेगा क्या, सेकंड ऑर्डर। दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। SN1 में मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है सिर्फ एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड किया था, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस था, 2 स्टेप में होता था। और ये रिएक्शंस क्या हो जाएगा, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा SN2 का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेशन याद हो गया, कुछ नहीं याद रखना, बस बेसिकली क्या याद रखोगे, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन क्या याद रखोगे, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। ओके, सो आई विल शो यू कि कैसे ये दोनों कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करेगा, वो कुछ हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल से क्या हो जाएगा, फटाफट क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अब मैं इसको मिटा दूं, आप इसको पहले कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लो, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे, फटाफट दिमाग में आएगा, ठीक है। तो SN2 रिएक्शंस क्या हो गया बच्चे, जिसमें जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करेगा और जिसमें रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी मेंशन किया था कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है बच्चा, एक लिविंग ग्रुप पहले जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है। SN2 में क्या हो जाएगा, इसमें लिविंग ग्रुप जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा, दोनों प्रोसेस साथ साथ होगा। ओके, मींस लिविंग ग्रुप गोस एंड न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज साइमल्टेनियसली। देखो ये कैसे होता है, कोई एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे CH3 का रिएक्शन, अरे यार ये तो चलता ही नहीं है, क्या करूँ अब। हाँ चलेगा चलेगा, दौड़ेगा भी। ये देखो CH3Cl हमने लिखा है यहाँ पे, CH3Cl है, इसका रिएक्शंस करवा देते हैं क्या, एक्वस KOH के साथ में, राइट, एक्वस KOH। तो प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होता है क्या, CH3OH, बिल्कुल बेसिक सा ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, Cl माइनस आयन आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब देखो मैंने बताया ही था कि जो Cl माइनस आयन होता है उसको Lg कहते हैं, Lg बोले तो क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। Lg क्या हो गया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो गया। और KOH से यहाँ पे क्या आता है, OH माइनस आयन होता है, जो तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है, इसमें लिविंग ग्रुप जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा साथ साथ, है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि रास्ते अलग अलग होते हैं, SN1 एक पाथ है, SN2 एक पाथ है, बट ओवरऑल रिएक्शंस क्या है, मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ये देखो भीड़ भाड़ वाला एरिया, ट्रैफिक जैसे होता है ना तुम्हारा, जो मार्केट वाला रास्ता होता है, एक ही रास्ता है, उसी से गाड़ी आ भी रही है, उसी से जा भी रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब साथ साथ होता है, यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, यूं आ रहा है, ठीक है ना। ये तो उसमें क्या होता है, जब ऐसे ऐसे आता है ना, उसमें ट्रैफिक का चक्कर होता है, वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जाम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो SN2 सिंपली वैसा ही है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलेगा भी और न्यूक्लियोफाइल आएगा भी, दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। चलो अब देखते हैं जरा ये कैसे होता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब जरा देखो,
मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसका मैकेनिज्म है, सबसे पहले मैं बोर्ड की बात कर दूं, ठीक है, मैकेनिज्म, राइट। तो मैकेनिज्म क्या होता है बच्चे, सबसे पहले देखो बिल्कुल प्यार से लिखता हूं, क्या, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। क्या होगा बताओ, सिंगल स्टेप होगा। SN2 2 है मतलब सिंगल स्टेप, और SN1 1 मतलब दो स्टेप। उल्टा सोचोगे, SN1 है ना तो वहां पे 1 है तो क्या सोचोगे, दो स्टेप है, और यहाँ पे SN2 है तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या सोचोगे, 1 स्टेप रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म में जरा देखो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे Cl हमने लिया है, यहाँ पे क्या, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। और मैकेनिज्म में बच्चे क्या होता है बताओ, कुछ नहीं, वही ब्रेकअप और पैचअप ही होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तुम लोग ब्रेकअप पैचअप करते ना, बिल्कुल कंपाउंड भी ब्रेकअप एंड पैचअप करता है। कैसे करता है जरा देखो, यहाँ से KH यहाँ पे क्या आएगा, OH माइनस आयन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो इसमें क्या होता है, सेम सिंगल स्टेप में होता है। अभी जरा देखो, कार्बन और क्लोरीन क्या है, पैचअप में है कार्बन एंड क्लोरीन, बट इन दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है। क्यों ऐसा, जरा देखो यहाँ पे कि क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के ऊपर, बोलो हाँ। तो इसके ऊपर हो गया माइन नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जब दोनों के बीच सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके पास देखो कुछ ना कुछ कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस OH माइनस आयन के साथ अपना चक्कर चलाएगा, चलाएगा ना चक्कर। अरे दो के बीच में जब खटपट होता है तो तीसरा फायदा उठाता है ना, ठीक है। OH माइनस आयन क्या करेगा, यहाँ पे फायदा उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है, बोलो, अटैक करेगा। अब जरा देखो, अब ये जो OH माइनस आयन है ना बच्चे, वो पीछे से अटैक करता है, यहां से OH माइनस आयन जो है वो बैक साइड से अटैक करता है। बोलो, यहां से सामने से अटैक नहीं करता, क्योंकि ये देखो OH माइनस आयन अगर ये सामने से अप्रोच करेगा तो Cl के ऊपर भी माइनस चार्ज है और OH के ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, रिपल्सन हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर बात आराम से बन सकती है, प्यार से बन सकती है, तो लड़ाई झगड़ा करना जरूरी है क्या, बोलो। ये सामने से नहीं आएगा, ये कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा ये। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो कार्बन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा देखो अनस्टेबल कंडीशंस में जा रहा है। पहले ये क्लोरीन के साथ पैचअप में था, ठीक है, इधर खटपट हो गया, ये कार्बन OH माइनस आयन के साथ अट्रैक्शन करना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब इन दोनों के साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, और जहां पे प्यार होता है ना, अट्रैक्शन होता है, वहां पे एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो जब यहाँ पे ये दोनों अट्रैक्शन करेगा तो ये अट्रैक्शन में एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी क्या करेगा, इसके बॉन्ड को और वीक करेगा, इस बॉन्ड को और क्या करेगा, कमजोर करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा। बात समझ में आ रही ना। एक टाइम आएगा बच्चे, जहां पे देखो ये 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात जरा थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझो इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा देखो, ये यहाँ पे क्या हो गया, Cl क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है बताओ, OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, OH ना ही कंप्लीटली कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन ना ही अभी कार्बन से हटा हुआ है। मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है, ठीक है। उस कंडीशंस में क्या होता है बताओ, यहां पे बोलोगे कि क्लोरीन पार्शली डिटैच्ड है और OH पार्शली क्या है, अटैच्ड है। ऐसा कंडीशंस बहुत ही खतरनाक होता है ना। अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करो, पहले से एक के साथ तुम कनेक्ट हो और फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, बोलो किससे बात करें, कार्बन क्लोरीन से बात करें या OH से बात करें। काफी टेंस कंडीशंस हो जाएगा ऐसे सिचुएशन। उसमें भी देखो कार्बन की पांच वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5। कार्बन कभी भी 5 वैलेंसी को हैंडल नहीं कर सकता, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 ही वैलेंसी हो सकता है, ठीक है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलोगे। क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टेट। बढ़िया से समझो यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट या, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है जी, हाईली अनस्टेबल। यस होगा ना। सिचुएशन थोड़ा इमेजिन करो, तुम पहले से किसी के साथ पैचअप में हो, ठीक है, और एक पैचअप और कर लिए। सोचो वैसे कंडीशन में तुम किससे बात करोगे, बोलो। एक से बात करे, दूसरा फोन वेटिंग में आ गया, हो गई शुरू लड़ाइयां, किससे बातें हो रही है ना। वी प्रैक्टिकल, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। तो ये इस कंडीशंस में जो कार्बन है वो क्लोरीन के साथ भी जुड़ा हुआ है और OH के साथ भी जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे कंडीशंस काफी खतरनाक होता है, काफी हाईली अनस्टेबल होता है।
बात समझ में आ रही ना। तो अब यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, है ना, थक जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, सोचेगा यार किसी एक से पीछे छोड़ा लो, एक के साथ ही रहना है, ठीक है ना। तो किसके साथ रहेगा बताओ, किस बॉन्ड को ब्रेक करना है बताओ, इनमें से दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर OH वाले बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो फिर कोई स्टोरी तो बनी ही नहीं, जैसा कंपाउंड तो वैसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टोरी में ट्विस्ट लेकर के आना है, किसको तोड़ना बताओ, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये जैसे हटेगा ये ऐसे चिपक जाएगा कार्बन के साथ, समझ में आ रहा है ना। ये जैसे पूरी कंप्लीटली हटेगा वैसे OH क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, जरा देखो यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया OH। ये आपका हो गया बच्चे प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो हाइड्रोजन, अब जरा देखो OH माइनस साइन क्या हो रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। तो जब पीछे से अटैक करेगा ना, जब ये थंब से अटैक करेगा तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये पलट के ऐसे आ जाएगा। मतलब पहले हाइड्रोजन कैसे था, ऐसे हाइड्रोजन था, जब यहां से न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन का पोजीशन यूं हो जाएगा, है ना। देखियो कभी छतरी लेकर के बारिश में जाते, इनसाइड आउट हो जाता, तेज हवा आई तो वो इनसाइड आउट हो जाते। अरे गए कभी छतरी लेकर बाहर में, बोलो, ठीक है ना। तो वो इनसाइड आउट जो अम्ब्रेला होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पलट जाना। दैट मीन्स क्या, इन्वर्जन, ठीक है ना। तो याद रखोगे कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है और जब पीछे से अटैक करता है तो यहाँ पे जो भी ग्रुप ऐसे रहेगा वो पलट करके क्या ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल याद रखोगे। तो यहाँ पे मैं, ये प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन। बात समझ में आ रही है, इन्वर्जन हो रही है, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म समझ में आ रहा है बताओ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां से अप्रोच होगा और यहां से जो Cl माइनस है, Cl है, किस फॉर्म में निकलेगा बताओ, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। तो ये यहां से जैसे जैसे बॉन्ड ये निकलेगा वैसे वैसे यहां से ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये बॉन्ड कैसे वीक होगा, कैसे कमजोर होगा, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। और वो एनर्जी कहां से आएगी, जब इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो वहां से एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी क्या करेगा, इस बॉन्ड को वीक करेगा। तो जैसे जैसे यहां से ये बॉन्ड वीक होता जाएगा, इनके बीच में क्या होगा, एक लूज बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब OH पार्सली अटैच रहेगा और Cl क्या होगा, पार्सली डिटैच हो जाएगा। इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल होता है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई एंड फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH क्या हो गया, इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये पीछे से अटैक कर रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन उसको क्या पुश करेगा, धक्का देगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। बात समझ में आ रही ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो याद रखोगे कि SN2 रिएक्शंस में क्या होता है बच्चे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरी बात जरा देखो, मान लो कि इस H है, ये H है, H क्या होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, किड्स होता है, छोटा साइज है, सबसे छोटा साइज है। अब ये छोटा साइज है, यहाँ पे मान लो कि H को हटा करके ये कार्बन पे 3 H था ना, अब यहाँ पे मैं अल्काइल ग्रुप अटैच करवा दूं, Cl अटैच करवा दूं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मान लो कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैं, यहाँ पे सारे H को हटा करके यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया। तो जब CH3 ग्रुप लगा दिया तो CH3 ग्रुप की साइज क्या होती है, बड़ी होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जरा देख लो यहाँ पे, अपने आप ही देख लो कि हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है और जो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, उसकी साइज क्या होती है, बल्कि होता है। तो जब बड़ा ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा तो जो OH माइनस आयन आएगा ना, तो उसको यहाँ पे अटैक करने नहीं देगा, रिपेल कर देगा, साइज बड़ी होती है, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। यस, जब साइज बड़ा हो जाएगा, जब ये बल्कि ग्रुप हो जाएगा तो OH माइनस आयन को यहाँ पे अटैक करने नहीं देगा। ये क्या करेगा, OH माइनस आयन को हिंडर्ड करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। तो ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो दिमाग में याद रखोगे कि अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बड़ा बड़ा ग्रुप अगर आ जाएगा तो वहां पे SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, तो बोलोगे बच्चे स्टेरिक रॉडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलोगे, है ना, रिपल्सन, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे छोटा छोटा ग्रुप है, देखो कार्बन के साथ 3 छोटे छोटे पांडव है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है,
ठीक है। तो जब छोटा छोटा हाइड्रोजन है, जब छोटा बच्चा है, तो OH माइनस आयन को वो रिपेल नहीं कर पाएगा, एक लॉलीपॉप दे देगा, मस्त रहेगा, कोई रिपल्शन नहीं होगी। बट यहाँ पे मान लो कि ये OH माइनस आयन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, और यहाँ पे कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मुस्टंडे, बिल्कुल ठीक है। तो वो मुस्टंडे क्या करेगा, इस OH माइनस आयन को उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो ये OH माइनस आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि अगर तुम किसी फ्रेंड से मिलने जाते हो, ठीक है, और वो फ्रेंड प्रोटेक्टेड है, मतलब मिलना जुलना किसी से नहीं होता, अगर तुम उसके घर पे मिलने जाते हो अपने फ्रेंड से, और उसके 3-4 भाई मुस्टंडे हो, सोचो जाओगे डर से? बोलो, गेट के सामने से तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे, अगर जाने का चांस भी होगा तो कहां, बैक साइड से ही जाओगे। बात समझ में आ रही ना? और मोटे मोटे मुस्टंडे भाई तेरे को उठा के पटक देगा, रिपेल हो जाएगा, नहीं जा पाओगे। बट छोटा छोटा है बच्चे, उसके जो भाई है बिल्कुल टिंडे जैसा है, टिंडे जैसा है, कुछ नहीं कर पाएगा, चौड़ों को चले जाओगे भाई, वो टिंडा जैसा, मारूंगा क्या करेगा, मिलके आ जाओगे बढ़िया आराम से। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर छोटे छोटे ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो फेवर करेगा SN2 रिएक्शंस को। लेकिन अगर वहां पे क्राउडिंग बढ़ेगी, बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, तो वो फॉलो करेगा SN1 रिएक्शन को। तो ये बेसिक डिफरेंस है SN1 SN2 का, क्या समझ में आ रही है? बल्कि ग्रुप है, ठीक है, SN1 को प्रेफर करेगा। क्यों कि उसको क्यों प्रेफर करेगा? क्योंकि उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल चला जाता है, सॉरी लिविंग ग्रुप पहले चला जाता है, मैकेनिज्म देखो, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है। तो वहां पे चक्कर, कोई जो एक होता ना क्राउडिंग का, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ है, इधर से Cl माइनस के फॉर्म में निकल रहा है, तो OH माइनस एन उसी रास्ते से नहीं आ सकता, क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। और जब यहां पे बल्कि ग्रुप अटैच करवा दोगे, तो ये क्या करेगा, ये बल्कि ग्रुप OH माइनस आयन को रिपेल कर देगा, यहां तक आने नहीं देगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि जितना छोटा ग्रुप होगा, जितना कम क्राउडिंग होगी, वो SN2 को फॉलो करेगा, जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी वो SN1 रिएक्शंस को फॉलो करेगा। पहले आप इसको कॉपी कर लो कर लो कॉपी, मिटाता हूं इसको मैं, ठीक है। अब जरा देखो, जो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, देखो एक ही स्टेप रिएक्शंस है ना, इसमें देखो क्या आ रहा है, OH माइनस आयन यहाँ पे आ रहा था, जरा देखो OH माइनस आयन आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये अल्काइल हैलाइड था, ठीक है, ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, और दोनों साथ साथ आ रहा है रिएक्शंस में, सिंगल स्टेप रिएक्शंस है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ना, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जो अल्काइल हैलाइड हमने यूज किया था उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रेट की बात करूं मैं यहाँ पे रेट का बात कर दूं, तो रेट यहां पे अगर लिखोगे, तो रेट इक्वल टू यहां पे क्या होगा बताओ, के साइन लगाते हो, और यहां पे क्या लिखोगे, सबस्ट्रेट लिखोगे, सबस्ट्रेट है ना, मीन्स अल्काइल हैलाइड, और यहां पे क्या लिखोगे, Nu माइनस, बोले तो क्या, न्यूक्लियोफाइल। इसमें अगर तुम प्रॉपर यूज करोगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के, और यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा मेरा, CH3Cl है, और यहाँ पे OH माइनस आयन है, ठीक है बच्चे। और ऑर्डर यहाँ पे अगर लिखोगे तो पावर ऐड कर दो, इसका पावर कितना है 1, इसका भी पावर कितना है 1, और ऑर्डर क्या होता है, दोनों की पावर का सम होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। तो ये प्रूफ हो गया कि SN2 रिएक्शंस क्या करेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। दूसरी क्या बोलोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है SN2 का, वो क्या करेगा, जो अल्काइल हैलाइड यूज करोगे और न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो SN2 रिएक्शंस में क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चे, वो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि मैंने SN1 में क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये इसको अच्छे से आप पहले कॉपी कर लो, नोट कर लो, ठीक है, कर लिया नोट। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर और अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में ये है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ, क्वेश्चन है NBUBR, ओके। यहां पे लिखा हुआ KCN,
ओके, और यहां पे लिखा हुआ ETOH, है ना। इसका मैकेनिज्म लिखना, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और बोर्ड में कई बार ये पूछता है कि इसका मैकेनिज्म लिखो। तो देखो बच्चे, यहाँ पे NBUBR का मतलब क्या हो गया? NBUBR का मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाता है, CH3 CH2, और यहां पे लिखा होगा NBUCN लिखा होगा, ठीक है। देखो Br हट रहा है, CN आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये हो गया CH3 CH2Br, ठीक है। इसी को क्या बोलोगे? NBUBR, मतलब N नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलोगे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पे KCN के साथ रिएक्शन किया होगा, तो KCN से यहां पे Cn माइनस आयन क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पे जरा देखो, यहां पे CH2Br है, तो ये प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे? CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पे क्या लग गया? Cn लग गया। बात समझ में आ रहा है ना? ये प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो देखो SN1 में अभी मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख रहा हूं कि SN1 में मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहां पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर फॉलो क्या करेगा बताओ? 1 डिग्री 2 डिग्री, और यहां पे क्या याद रखोगे? 3 डिग्री क्या होता है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। तो ये देखो 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, बिकॉज ये हाइड्रोजन जो Br है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है ना, तो 1 डिग्री हो गया। तो जैसे 1 डिग्री आएगा, आंख बंद करके बोल दोगे कि ये SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा। जैसे 3 डिग्री आ गया, आंख बंद करके सोचना है क्या? ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे क्या करना, अगर इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन से तो क्या करवाओगे? सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। ऐसा मत करना, कई सारे बच्चे को मैं देखता हूं कि इस कार्बन पे अटैक करवा देता है। अरे जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा उसी कार्बन पे अटैक करवाओगे, ठीक है। तो ये कैसे अटैक करेगा जरा देखो, ये तुम्हारा क्या है? कार्बन है, ये जरा देखो, मैं यहां पे ले लेता हूं, ये कार्बन है, ऊपर मैंने लिख लिया क्या? CH2 और ये क्या हो गया? CH3, ये H है और ये H है, ठीक है। यहां पे Br है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो Cn माइनस आयन है वो कहां से अटैक करेगा? ये बैक साइड से अटैक करवाओगे। मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो ये कुछ कैसा बन जाएगा बताओ? ये अब ये पार्शियली ये टूटेगा, और ये यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल एक लूज बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक लूज बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा इस तरीके से। ये यहाँ पे देखो, ये Br है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cn अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये CH2 और ये क्या हो जाएगा? CH3, और इस कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन था वो मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। ये तुम्हारा क्या हो गया? TS हो गया, बोले तो ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या होता है बताओ? अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब यहां से ये फाइनली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये फाइनली बॉन्ड ब्रेक करेगा, Cn जुड़ जाएगा, बट Cn किस साइड पे आएगा? यहाँ पे अटैच होगा Cn, और यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? CH2 CH3, ये H हो गया, ये H हो गया, क्योंकि पलट जाएगा, ठीक है ना। इन्वर्जन मैंने बताया था ना कि इन्वर्जन, तो हमेशा याद रखना कि जो SN2 रिएक्शंस में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। जो भी बच्चे बोर्ड को फोकस करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होंगे 2021 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जैसे आएगा फटाफट बना के छोड़ दोगे, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। बच्चे समझ में आ रहा है? ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये नहीं देखना कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं यार, लेक्चर ही तो है, लंबा हो जाता है, इसमें तुम क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो बच्चे, रेट हमेशा रिएक्टिविटी अगर तुमको चेक करना है, रिएक्टिविटी चेक करना है किसमें? SN2 में रिएक्टिविटी चेक करना है, कुछ नहीं करना है। ऑर्डर याद रखोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ऑर्डर तुम क्या करोगे? याद रखोगे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर देखो यहाँ पे हमने ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे और याद रख लेना, क्या याद रखोगे? द reagent which give unstable carbocation will follow SN2 reaction,
वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा बच्चा, और जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से अगर मैंने यहां पे ले लिया CH3Cl, राइट, फिर हमने ले लिया CH3 CH2Cl, फिर हमने ले लिया CH3 CH3, यहां पे हमने Cl ले लिया, और उसके बाद हमने ले लिया एक टर्शरी कार्बन का ले लिया, इधर CH3 CH3 Cl, और यहां पे ले लिया क्या CH3। ठीक है, अब जरा डिग्री चेक करो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कोई डिग्री नहीं है। तो जितना छोटा अल्काइल हैलाइड होगा, इस कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन छोटे छोटे, कोई रिपल्सन होगा ही नहीं, स्टेरिक रिपल्सन होगी नहीं, तो CH3Cl का रेट SN2 में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। और तुम देखोगे 2013 या 14 का जेईई मेन में सेम एग्जांपल्स पूछा हुआ है, इतना सिंपल पूछता है। तो अगर बेसिक्स अच्छे हैं, बेसिक्स के ऊपर कमांड है, तुम कोई सा भी क्वेश्चन बना लोगे। बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है बच्चे, पलट जाओगे, थोड़ा सा भी इधर उधर क्वेश्चन आएगा गिर जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सेम क्वेश्चन 2014 का जेईई में पूछा हुआ है, बिल्कुल डिट्टो यही एग्जांपल है। इसमें SN2 में किसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, CH3Cl की, क्योंकि ये यहां पे बिल्कुल भी क्राउडिंग नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप ये याद रख लोगे। ठीक है, अब जरा देखो एल्काइल हैलाइड में अगर देखूं मैं यहाँ पे Ri, हमने यहाँ पे लिया RBr, हमने यहाँ पे ले लिया RCl, उसके बाद RF। एल्काइल ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे हैलोजन क्या है, अलग अलग है। तो वैसे कंडीशन में क्या करोगे, वैसे कंडीशंस में आयोडीन वाले की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होता है, वो चाहे SN1 में हो या फिर चाहे SN2 में हो, क्योंकि यहां से देखो क्या आता है, बताओ I- आता है, यहां से क्या आएगा I-, और I- हमेशा याद रखना कि गुड लिविंग ग्रुप होता है I-, ठीक है, इज अ वेक्टर लिविंग ग्रुप। कभी कभी अगर रीजनिंग पूछ देता है कि आयोडीन वाले की रिएक्टिविटी क्या होगी, तो कुछ नहीं, बस बेसिक सिंपली लिख दोगे बिकॉज I- इज अ गुड लिविंग ग्रुप, नहीं तो I- इज अ वेक्टर लिविंग ग्रुप लिख दोगे। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा इसके हो जाएगी रिएक्टिविटी, क्यों, आयोडीन जो I- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा लिविंग ग्रुप का मतलब क्या, जो आसानी से चला जाएगा, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है, और जब साइज बड़ी होगी तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा, आसानी से टूट जाएगा। इसलिए आयोडीन वाले की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी। ओके, तो क्या मैं मिटा दूं, इजाजत है मिटा दूं? तो डिग्री रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या याद रखोगे, CH3 वाला, मिथाइल वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 डिग्री का रिएक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, बड़े आसान से तुम कर सकते हो, बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे, विच रिएक्ट्स फास्टर इन SN2 रिएक्शन। ओके, कहीं पे भी पूछता है, बड़े आराम से बना दोगे। ठीक है ना? फर्स्ट मैंने यहां पे ले लिया, फर्स्ट ले लिया मैंने, जरा देखो CH3Cl, CH3 एकदम बेसिक से ले रहा हूं, CH2Cl, बोलो देख कर ही बता दोगे। इसकी रिएक्टिव CH3Cl सबसे छोटा है ना, बोलो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, और यहां पे क्या तीनों हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा देखो, अगर मैं ले लूं यहां पे, दूसरी बात करूं मैं, बिल्कुल बेसिक्स, CH3 CH2 CH2Cl, उसके बाद CH3 CHCl, और ये क्या हो गया CH3। किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, तो देखो यहां पे चेक कर लो, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है तुम्हारा, बताओ 2 डिग्री, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, बताओ सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गया, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो इजी है या नहीं है, सिंपल है ना, बोल भाई। देखो यहां पे मैंने Br लगा दिया, और यहां पे मैंने क्या I लगा लिया। ठीक है ना? किसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, यहां पे इसकी होगी। रीजन पूछेगा तो सिंपली लिख दोगे बिकॉज I- इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चौथा मैं अगर लिख दिया इस तरीके से, यहां पे मैंने Cl लगा दिया, और यहां पे मैं
CH2Cl, है ना, अपने आप बना लो, है ना, अब अपने आप बना सकते हो। बताओ क्या करना भाई, डिग्री चेक करना है, जरा डिग्री चेक करो। ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक इधर से और एक इधर से, मतलब ये क्या है तुम्हारा 2 डिग्री, और ये क्या है देखो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। देखो नेक्स्ट जो भी हो नंबरिंग, CH3, CH2, CH2, CH2Cl, एक ये ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे CH3, CH, CH3, CH2Cl, ठीक है। तीसरा ले लिया मैंने CH3, CH3, CH3Cl, ठीक है। अब जरा देखो डिग्री चेक कर लो, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये क्या 3 डिग्री है, बिकॉज क्लोरीन टर्सरी कार्बन से अटैच है। तो टर्सरी वाले की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है, 1 to 3 डिग्री होता है। अब इनमें चेक करो, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस 1 डिग्री में कोई भी ब्रांचेज नहीं है, यहाँ पे क्या ब्रांचेज आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन करेगा, स्टेरिक क्रॉडिंग हो जाएगी। जहां पे ब्रांचेज नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, उसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस वाले में अगर मान लो कि इसको मैंने मान लिया था A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो SN2 रिएक्शंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, ब्रांचेस का। बोलो SN2 रिएक्शंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ब्रांचेस की, कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेगा, देखो यहाँ पे और भी ब्रांचेस बढ़ रहा है ना, तो रिपल्सन उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या समझ में आ रही ना, कर लोगे फटाफट, कोई परेशानी नहीं है। एक मैंने ये ले लिया, दूसरा एनसीईआरटी भी बनाओगे, वहां पे क्या आएगा, नेम के टाइप्स में 1 ब्रोमो प्रोपेन, फिर आ जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन ब्यूटेन, उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूं, CH2 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और यहां पे लिख सकता हूं 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। वो स्ट्रक्चर नहीं बना करके नेम लिख देगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, उसके बाद 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, उसको अरेंज करेगा किसमें, SN1 और SN2 में। बच्चे एक अगर कर लोगे ना, दूसरा अपोजिट कर देना है, ठीक है। अगर मान लो कि हमने SN1 में किया तो SN2 में उसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे, अगर SN2 कर लोगे तो SN1 में क्या करोगे, जस्ट अपोजिट कर लोगे। क्या बात समझ में आ रही है, जरा देखो आप, ये भी 1 डिग्री है बच्चे, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, सारे 1 डिग्री है। तो क्या चेक कर लोगे, ब्रांचेज, जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेज होगी SN2 में रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, बोलो SN2 में, है ना। नंबरिंग अगर मैं कर लेता हूं, ये A हो गया, ये B, ये C और ये D, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्रांचेज देखो इसमें दिख रहा है तुमको, तो D वाले की सबसे लिस्ट हो जाएगी, इसमें कोई ब्रांचेज नहीं है, तो SN2 में बताओ A की सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखो इन दोनों में भी देखोगे ब्रांचेज है, बट यहां पे देखो ब्रांचेज क्या है, 3rd कार्बन पे है, और यहां पे ब्रांचेज 2nd कार्बन पे, ब्रांचेज इसमें पास है, ठीक है। तो जहां पे मैं बोला ना ब्रांचेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल ब्रांचेज पास है, तो वहां पे रिपल्सन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो A के बाद किसका आएगा बच्चे, B का, उसके बाद C का, उसके बाद किसका आएगा, D का, और SN1 में इसी का रिएक्टिविटी लिखो, उल्टा कर दोगे तो D का सबसे ज्यादा इसमें आ जाएगा, फिर C का आएगा, फिर B का आएगा, और फिर A का ज्यादा आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस दूर होगी SN2 में रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जरा आप कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी। क्या SN2 समझ में आ रहा है,
आ रहा है समझ में? ओके देखो एक जेई का क्वेश्चन लेता हूँ, जेई एडवांस का, वो भी थोड़ा देखता हूँ कितना आसान है, ठीक है ना? नहीं तो पहले एक दूसरा मैं लिख देता हूं, क्या? विच reacts fastest in SN2 reaction. ओके मतलब SN2 रिएक्शंस यहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखोगे क्या, कार्बोकेटाइन का, ठीक है? जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पे ऐसे लिख दो, स्टेबिलिटी, SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे SN2 की रिएक्टिविटी तुमको निकालना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना? देखो मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे, हमने यहां पे ले लिया क्या, CH2Cl लिया, ठीक है? दूसरा मैंने यहां पे ले लिया, अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो चेक सबको करने आता होगा, बोलो हाँ या ना, NO2, उसके बाद हमने ले लिया यहां पे CH2Cl, और यहां पे OCH3, और यहां पे CH2Cl, और यहां पे मान लो हमने Cl लगा लिया, ठीक है? अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करोगे तो Cl हटेगा और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, Cl हटेगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये बात समझ में आ रहा ना? पॉजिटिव कब आएगा, जब Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है? तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब उसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे तो देखो यहां पे जो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये -M इफेक्ट शो करेगा, ठीक है? बोलो -M खींचू है, स्ट्रॉन्ग खींचू है, और जो -M होता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है बच्चे, कम करता है, नहीं? क्योंकि देखो यहां पे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो पहले से कमी है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो पहले से कमी है, बोलो तो पहले से भिखारी है और उसको भिखारी कर देगा, बोलो चूस लेगा ना, बोलो। तो अगर भिखारी है और उसको भिखारी कर देगा तो बोलो क्या होगा, वो और डीस्टेबल हो जाएगा ना, स्टेबल नहीं होगा। अब यहां पे जरा देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे ये +M इफेक्ट शो करेगा, +M, और +M क्या करता है बताओ, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन देगा +M के थ्रू, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। और Cl- आयन भी क्या करेगा बताओ, -I इफेक्ट शो करेगा, है ना? ये +M भी करता है और -I इफेक्ट शो करता है। और सबको पता होना चाहिए कि जो -I इफेक्ट हैलोजन के केस में जो होता है, वो -I इफेक्ट क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, बोलो हाँ या ना? इन केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट डोमिनेटेड ऊपर क्या, रेजोनेंस +M इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करेगा। तो स्टोरी क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना पिक्चर, बोलो। अब यहां पे सबसे लीस्ट स्टेबल ढूंढना है तेरे को, और जो लीस्ट स्टेबल होएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे फास्ट होगी। तो जरा देखो, ये स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट होता है किसका, NO2 का, ये सबसे ज्यादा खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या सबसे कम हो जाएगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है ना? तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो फास्टेस्ट हो जाएगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है? तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा होगी किसमें, SN2 में। तो SN1 में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, उल्टा कर देंगे, ठीक है? तो SN2 में अगर मान लो कि SN2 में इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा बताओ, सेकंड नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये भी देखो -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बोकेटाइन को लेस स्टेबल कर रहा है, तो उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है? अब देखो ये तो स्टेबल कर रहा है ना, यहां पे कुछ नहीं है, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, 1 का, और सबसे लास्ट में किसका आ जाएगा, 3 का। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, SN2 की इस तरीके से रिएक्टिविटी। और अगर SN1 में अगर इसकी रिएक्टिविटी लिखना चाहोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, थर्ड, तो 3 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद किसका होगा, 1 का उल्टा कर दोगे, 4 है, और उसके बाद किसका आ जाएगा, 2 का। ये रिएक्टिविटी हो जाएगा आपका SN1 में,
क्या बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? मिटा दो इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। Cl ले लिया, Cl ले लिया, देखो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी? बोलो बच्चे। 1 डिग्री है, किसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी? ये ऑर्डर हो जाएगा। हाँ जी ना जी, बोलो। ये Cl है, ये Br है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, दोनों 2 डिग्री है। तो हेलोजन देखेंगे Cl और Br। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन? अरे अच्छा लिविंग ग्रुप जो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? इसे बताओ, अभी बताया था। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आप याद रखो, ये I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और सबसे F माइनस आने चाहिए। वेरी घटिया टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप, यू नो, पुअर लिविंग ग्रुप, बहुत ही घटिया है, पुअर लिविंग ग्रुप है, जाएगा नहीं जल्दी से, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। क्यों? स्मॉल साइज है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, टूटेगा कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बना है नहीं टूटेगा ना। ठीक है, और I माइनस क्या है? सबसे बड़ा साइज है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, वीकर बॉन्ड होता है, टूट जाएगा। तो ये तुम्हारा लिविंग टेंडेंसी होती है। ठीक है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा? लिविंग टेंडेंसी हो गया। ठीक है ना, तो I माइनस, तो इसमें देखो Cl और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन था? Br माइनस आयन, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ये हो जाएगी। जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मिटा दो ना। एक देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था? जरा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि Ki इन एसीटोन, Ki इन एसीटोन, ओके, Ki इन एसीटोन reacts with each of P, Q, R and S. Okay, the rate varies. किस तरीके से रेट वैरी करेगा? P आपका है, P जो है तुम्हारा CH3Cl है। ठीक है, Q तुम्हारा दिस वन, R और S जो था S। ऑप्शन था A, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q। B है S ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन P। C है R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S ग्रेटर देन Q। एंड जो D होगा, ओके, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S। ठीक है, बनाइए। ठीक है, आई थिंक ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखो कितना सिंपल है, 2015 में पूछा था ये जेई एडवांस का। अब देखो कितना आसान है भाई, SN2 रिएक्शन। इससे इजी तुम जेई एडवांस में क्या उम्मीद कर सकते हो? इससे अगर तुम सोचते हो नहीं और लॉलीपॉप टाइप का दे दे भाई, तो ये तो बेमानी है ना। इससे इजी क्या हो सकता है बताओ? क्या करना है जी बताओ? चेक कर लेना क्या स्टेबिलिटी। ठीक है, जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी SN2 में क्या होगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें अगर आप जरा देखो, है ना, अब देखो कई सारे यहां पे मैं बताया था स्टेरिक रॉडिंग की बात भी है। ठीक है ना, लेकिन यहां पे सबसे पहले किसको चेक कर लोगे? लीस्ट रिएक्टिव।
ठीक है ना। तो यहां से जरा 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 देखो, Cl हटेगा तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां से ये हटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो रहा है, और यहां से देखो ये हटेगा तो इस पे एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, और मालूम है एलाइलिक कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और इसमें जरा देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप है वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, खींचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, दिस इज द लीस्ट स्टेबल, और जब ये सबसे लीस्ट स्टेबल है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसका हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आएगा किसका, एस का आएगा, सबसे ज्यादा इसमें एस का आएगा। उसके बाद क्या देखोगे इसकी, बिकॉज ये दोनों, ये क्या है, दोनों ज्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है ना। तो उसके बाद नंबर किसका आएगा बताओ, पी का आएगा, ठीक है। और इन दोनों में अगर देखोगे तो मैंने बताया था सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है ये, और ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। तो एलाइलिक और सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटाइन में मैंने किसकी स्टेबिलिटी बताया हुआ था, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटाइन की ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो एस के बाद कौन सा आएगा बताओ, एस के बाद कौन सा आ जाएगा, एस के बाद पी, उसके बाद आएगा आर, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, क्यू। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, और ये तुम्हारा चॉइस ए में है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। कितना आसान है मेरे भाई, बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लोगे, जो सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, उसकी रिएक्टिविटी SN2 में सबसे ज्यादा हो जाएगी, हाँ या ना। अरे है मुश्किल है क्या, बोलो। मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही क्या है ये, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, फटाफट कर दोगे, और बहुत ही डिमांडिंग है SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन द मोस्ट डिमांडिंग। ओके, तो मिटा दू इसको, मैं मिटा दू, गुड। क्या कर लोगे, ठीक है। अब जरा देखो, मैं यहां पे देख रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरिन। ध्यान से समझोगे, ध्यान से बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान से समझोगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्या, हेलोएरिन में देखना है, ठीक है। अब जरा देखो, कोई सा भी हेलोएरिन बना लो। अरे हेलोएरिन का मतलब बोले तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, जनरल टर्म्स हेलोएरिन कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई OH माइनस आयन आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, नो रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशंस पे ये OH माइनस आयन इस Cl को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, जरा आप जरा देखो यहाँ पे, ये जो क्लोरोबेंजीन है, बात समझ में आ रही है ना। देखो कई सारे इसका रीजंस होता है। ये जो हेलोएरिन्स है, जो क्लोरोबेंजीन है बच्चे, बताओ यहाँ पे ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ये है ना। अब ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई थिंक ये मैं मानकर चलता हूं कि सारे बच्चों को आता होगा ड्रॉ करने के लिए, कोई परेशानी है नहीं है। यहाँ पे ये देखो Cl, ये प्लस, ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। मैं तुमको कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं सिखा रहा हूं, ये तुम लोग 11th क्लास में पढ़ कर आए हो, और नहीं आता जिन बच्चों को, प्लीज थोड़ी कोशिश कर लो, तभी आएगा समझ में। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, अरे आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो हेलोजन है, हेलोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करता है बताओ, रेजोनेंस करता है ना। इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने की वजह से बताओ कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो कि तुम कोई हेलोएरिन लेते हो और यहाँ पे कोई मैं हेलो अल्केन एक और ले लूं, ऊपर में मान लो कि यहाँ पे मैं हेलो एल्केन इधर लिखूं यार, यहाँ पे लिखता हूं
CH3Cl है। अब यहाँ पे OH माइनस आयन है, तो ये बड़ी आसानी से CH3OH बन जाता है और यहाँ से Cl माइनस आयन बाहर निकल जाता है। बट ऐसा इस केस में ऐसा नहीं हो पाता कि यहाँ पे Cl माइनस नहीं निकल पाता। उसका रीजन क्या होता है जी बच्चे, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या आ जा रहा है बताओ, डबल बॉन्ड आता है। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान या सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान? ये अभी सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान होगा कि ये जब डबल हो जाएगा, बोलो 1 और 1 11 होते हैं, मालूम है ना? अरे मालूम है ना, 1 और 1 11 होता है। तो 1 और 1 मिल गया 11 हो गया, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल को हम बड़े प्यार से बड़े आराम से क्या कर सकते, तोड़ सकते, ठीक है। तो जब ये टूटेगा नहीं, क्यों? अंबुजा सीमेंट से बना है, टूटेगा कैसे? डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, मतलब अंबुजा सीमेंट वाला ताकत आ गया होगा इसके पास, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, Cl माइनस आयन निकलेगा नहीं, तो सब्सटीट्यूशन किसका होगा? नहीं हो पाएगा ना। OH माइनस आयन Cl को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। अब अगर मैं CBSE बोर्ड की बात करूं, यस देख लेना पलट के, क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है क्या, कि हेलो एरिन या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कुछ भी यूज कर सकता है। तो हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन यहां से पूछता है कि हेलो एरिन, मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में जगह दे देना इसको। वो क्या है? हेलो एरिन इज less reactive towards nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction because CX bond, ओके, CX बॉन्ड, अगर हेलोएरिन टर्म्स यूज करता था आप CX बॉन्ड ले लेना, क्लोरोबेंजीन यूज करेगा तो CCl बॉन्ड ले लेना, ब्रोमोबेंजीन यूज करेगा तो CBr बॉन्ड ले लेना। तो यहां पे मैं जनरल टर्म्स लिख देता हूं CX, बिकॉज CX बॉन्ड एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, partial double bond character due to resonance, okay बच्चे, hence difficult to break। तो अगर CBSE बोर्ड में अगर रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है हेलोएरिन, यहां तक तो क्वेश्चन ही हो गया जी, आपका आंसर कहां से स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही ना, कि बिकॉज CX बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? मिटा दो इसको, बोलो तो सबको याद हो गया कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों होता है। बोलोगे कि रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो अंबुजा सीमेंट से बना होता है। अरे भाई बार बार मैं अंबुजा सीमेंट बोल रहा, पैसे देगा क्या मेरे को अंबुजा वाला? नहीं ना, अब से नहीं बोलूंगा। बात समझ में आ रही बच्चे? देखो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन जरा देखो यहाँ पे, कि जो कार्बन, क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोअल्केन में अगर तुम यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे CCl और यहाँ पे CH3Cl, जरा समझो जरा, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन क्या है? sp2 है। बोलो अब sp2 carbon is more electronegative than sp3 because greater s character, yes or no? Yes, sp2 carbon is more electronegative, greater s character की वजह से, ठीक है। तो अब जरा देखो क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल जाना, लेकर के निकलेगा, बट दिस कार्बन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उसको होल्ड करके रखेगा, टाइटली पकड़ करके रखेगा, जाने नहीं देगा। फेविकोल का जोड़ देखा ना, फेविकोल का जोड़ पानी में भी छूटता नहीं है। तो ये sp2 कार्बन क्या करेगा? अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना शुरू कर देगा, है ना। ये sp3 कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये जब खींचेगा तो Cl को
Cl माइनस के फॉर्म में आसानी से निकलने नहीं देगा, और जब निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा, OH माइनस आयन कैसे आएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात अगर यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि बाई चांस, है ना, इंसान है, खोपड़ी खराब रहती है, ठीक है, बाई चांस अगर मान लो कि इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर भी दिया, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, इस बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बोलो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे क्या बना देगा बताओ, फिनाइल केटायन बना देगा, फिनाइल केटायन। और फिनाइल केटायन हाईली अनस्टेबल होता है, बनेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? अरे जब हाईली अनस्टेबल होता है तो क्यों बनेगा, कुत्ता काटा है क्या उसको, नहीं बनेगा ना, बोलो। अब ये फिनाइल केटायन हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, बोलो। अब बेंजीन में सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओ, sp2 है ना, और sp2 क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, नहीं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दो तो वह स्टेबल होगा, कभी नहीं स्टेबल होगा, बोलो। अरे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय नेचर हो गया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज अच्छा लगेगा, उसको कैसा चार्ज पसंद आएगा, नेगेटिव चार्ज पसंद आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही ना? अरे मान ले भाई, मैं क्या बोलता हूं बार बार कि मान लो कि एक तो शेर है, शेर, हाँ शेर, ठीक है, अब वो भूखा है, बोलो, तो कभी वो स्टेबल हो सकता है? तो ये देखो सारे कार्बन sp2 है, सारे कार्बन sp2 है, तो sp2 कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा उसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स क्या कर रहा है, उसको फेवर नहीं कर पा रहा। तो तीन रीजन यहां पे हो जाएगा कि पहला क्या हो गया कि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, दूसरा sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 कार्बन से, वो Cl को Cl माइनस के फॉर्म में निकलने नहीं देगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा, और तीसरा इनकेस अगर बॉन्ड टूट भी गया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिनाइल केटायन बनेगा, और वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसीलिए जो हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। एंड सेम रीजन यहाँ पे तुम्हारा विनाइल हैलाइड के लिए भी होगा, CH2 डबल बॉन्ड देखो CHCl है, सेम रीजन यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे देखो रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। तो रेजोनेंस करने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, माइनस हो गया ये CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl पॉजिटिव आ जाएगा। देखो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, हाँ जी ना जी, बोलो हाँ जी ना जी, दूसरा, ठीक है। अगर बॉन्ड तोड़ भी दिया, अगर इसको तोड़ भी दिया, ठीक है, इस विनाइल हैलाइड को, विनाइल लिख दिया यहाँ पे, विनाइल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पे मान लो इस बॉन्ड को अगर ब्रेक भी कर दिया तो क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा ये विनाइल केटायन। अगेन sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबिलाइज, सो दिस इज आल्सो अनस्टेबल, ठीक है। जब अनस्टेबल है इसकी फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होगा। तो दोनों ही केस में याद रखोगे कि या तो वो क्लोरोबेंजीन हो या फिर कोई विनाइल हैलाइड हो, दोनों क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मिटाओ बच्चे, यहाँ पे मिटा दो इसको, जरा कॉपी कर लो आप। क्या बात अच्छे से समझ में आ रही, बोलो, खोपड़ी में जा रही बराबर, बात बराबर जा रही ना, खोपड़ी में नहीं जा रही, ठीक है। तो दोनों ही केस में अगर यहाँ पे देखो नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शंस नहीं होता है बच्चे। दूसरा देखो यहाँ पे Cl है, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, एक ऐसे भी समझो यहाँ पे, जब ये देखो रेजोनेंस करता है तो देखो क्या हो रहा है बताओ, सेकेंड ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती नहीं आती, जरा देखो। ये जब इसका तुम रेजोनेंस करवाते हो, यहाँ पे Cl है, ये रेजोनेंस करवाते हो तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी क्या होता है बताओ, नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज है, माइनस है। जैसे ये रिंग को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर देगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। तो जनरली देखो पढ़ाया था ना कि जो बेंजीन रिंग होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बिकॉज जो बेंजीन है यहाँ पे खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, और कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम स्पीसीज आएगा तो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। इससे न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, हिंडर्ड कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चार रीजन मैंने बता दिया कि क्यों हेलोएरीन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस पे शो नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। क्योंकि एक तो अभी ये भी बता दिया ना कि रेजोनेंस की वजह से इस रिंग में कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रोक देगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नो रिएक्शंस। दूसरा मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है तो आप सिंपली क्या लिखा दोगे, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शंस नहीं होता, नो रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? CBSE में भी अगर, JEE मेन में भी अगर यहाँ पे Cl है और यहाँ पे इसका रिएक्शंस करवाया हुआ है एक्वस KOH के साथ, तो आंख बंद करके बोलोगे कि यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होता, नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शंस नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, बट यहाँ पे अगर याद रखोगे कि इफ, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहां पे याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके, इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करोगे कि अगर कोई बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। और अगर यहां पे देखो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगी, तो वहां पे जो रिएक्टिविटी है ऑल्सो इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? जरा इसको कॉपी करो तो पहले, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो है ना, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे देखो, हमने यहां पे क्या लिखा, नॉर्मल कंडीशंस पे, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होता है, रिएक्शन शो नहीं करता। मान लो कि इसको हमें यहाँ पे अगर NaOH के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शंस नहीं होता, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, है ना, हाई टेम्परेचर, हाई, मान लो कि ऑलमोस्ट 500 केल्विन टेम्परेचर यूज होता है और ऑलमोस्ट कितना, 300 ATM, ठीक है ना, और उसका क्या, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करवाओगे तब यहाँ पे Cl हट करके यहाँ पे क्या हो जाता है, OH ग्रुप लग जाता है, ये यहाँ पे बन जाएगा, OH लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। मतलब ये रिएक्शंस क्या होता है कि सबसे पहले देखो, ये क्लोरीन है, ठीक है, इसका बच्चे NaOH के साथ रिएक्शन करवाया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, तो NaOH के साथ, है ना, इतना टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये बनता है यहाँ पे ONA, ठीक है, ONA, इसको कहते हैं क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और यहां पे जब इसको HCl के साथ ट्रीट करोगे तो यहां पे क्या हो जाता है, फिनॉल बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल पर्पस यूज करते उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करके करवाते, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बट अगर इस क्लोरोबेंजीन के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर, है ना, इंक्रीज हो गया, जैसे मान लो हमने Cl है, क्लोरोबेंजीन, वहां पे एक NO2 ग्रुप लगा दिया, अब इसकी अगर तुम रिएक्टिव यहाँ पे करवाओगे, इसका H+ डाल दिया मतलब एसिड के साथ में, ठीक है ना, तो ये अब फटाफट क्या हो जाएगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है, मतलब Cl का जो सब्स्टिट्यूट होने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। दिस इज 2 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे NO2 ग्रुप बढ़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, NO2 लगा दिया, यहाँ पे NaOH डालोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो गया, बोलो, OHO NO2, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, ठीक है। मान लो कि इसका रेट हमने क्या मान लिया था, इसका रेट मान लिया K1, इसका रेट, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना, रेट कांस्टेंट होता है, तो K1 मान लिया यहाँ पे, या R1 मान लो, कोई बात नहीं, R1 मान लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। ये R2 हो गया, ये रेट इसका R3 है, ठीक है। ऊपर वाला मिटाऊं क्या, ऊपर वाला इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है ना। ये Cl था, यहां पे ये ले लिया, Cl है, NO2 और ये NO2, है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहां पे NaOH डालोगे, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, OH लगेगा, यहां पे NO2 हो गया, NO2 हो गया,
ये क्या हो गया, NO2 हो गया, और यहाँ पे R3 हो गया, सॉरी R4 हो गया, ठीक है ना। तो इस वाले केस में जो यहाँ पे देखोगे कि जो रेट रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, R4 का सबसे ज्यादा, R3, देन R2, देन R1, ये इसका रेट का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चे क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विल इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होगा, जरा देखो यहाँ पे, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि मान लो कि जब वो Cl है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो मान लो कि यहाँ पे है ना, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, किस किस पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे ही आता है ना, ठीक है। अब NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे अटैच हो रहा है बताओ, ऑर्थो और पैरा पे लगा रहा हूं, मेटा पे लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्यों कि जब रेजोनेंस करेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है और उसी पोजीशन पे आप अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच करके उसको स्टेबल करेगा, ठीक है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। सो मस्ट बी रिमेंबर, okay, generally haloaridine is less reactive, but when the electron withdrawing group increases, the rate towards nucleophile increases, and जैसे जैसे नंबर ऑफ NO2 ग्रुप बढ़ेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, फास्ट 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 हो जाएगी। मिटाऊं क्या, समझ में आ रही बात। रेट यहाँ पे याद रखोगे ना, R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन क्या, R2 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 R2। देखो देखो एग्जांपल्स थोड़ा और क्लियर करो। हमने यहां पे Cl लिया, Cl OCH3 NO2 Cl, here CH3, साइनाइड, है ना, 5 ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5, है ना। रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हु विल बी मोस्ट फास्टर, सबसे ज्यादा इसमें फास्ट कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक में, या फिर क्या कंपैरेटिव स्टडी, है ना, रिलेटिव ऑर्डर पूछेगा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें से which is the most reactive in nucleophilic, least reactive towards, इतने टाइप का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। पहला ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, दूसरा क्वेश्चन सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तीसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर, चौथा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड में टिकेगा नहीं, फटाफट कर लोगे, फटाफट यूं चुटकी बजा करके कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करना बताओ, अभी क्या देखोगे कि जी क्लोरोबेंजीन है, लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसमें देखो यहाँ पे खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ पे NO2 सबसे ज्यादा, देखो ये -M स्ट्रॉन्ग है ना, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी देखो यहाँ पे -M है, यहाँ पे देखो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन क्या देने वाला है, देने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये देखो +M है, +M है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा रिएक्टिविटी को और क्या करेगा, कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा बताओ, NO2 वाला होगा ना, तो 3 का ऑर्डर सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर 5 का है, क्योंकि ये दोनों खींचने वाला है, ये दोनों देने वाला है, बोलो यहाँ पे देने वाला नहीं है, तो उसके बाद इसका किसका आ जाएगा बताओ, 3 के बाद 5 था, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा 4, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव +M वाला हो जाएगा क्या, ऑर्डर, ऑर्डर बच्चे सेकंड कर लोगे। बोलो इजी है या नहीं है, बोलो आराम से कर लोगे ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बढ़ेगा। क्या कर लिया ना ओके, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कर लोगे ना, बोलो। देखो हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिख दिया, क्लोरोबेंजीन, फिर हमने NO2,
ठीक है, रेट यही हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? कर लोगे ना बड़े प्यार से, कोई टेंशन बात नहीं है। अब जरा देखो, अब आते हैं हम लोग क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। बस ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है ना। अब जरा देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गया, इसका मतलब क्या समझोगे, कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेट होगा। क्लियर है बात समझ में? ठीक है। अब जरा देखो, मान लो कि अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया R1 R और यहाँ में हमने R' लिया, ठीक है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, OH माइनस आयन के साथ रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ओके, जो न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पे लिया हुआ है KOH के साथ, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवा रहे हैं, और ये देखो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री है तो क्या जाएगा बताओ, SN1 रिएक्शंस फॉलो करेगा। हाँ जी ना जी बोलो। जैसे 3 डिग्री दिखेगा तो आप क्या समझोगे कि वो SN1 रिएक्शन, और जैसे 1 डिग्री है क्या सोचोगे, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, कोई गड़बड़ नहीं। 3 डिग्री SN1, 1 डिग्री SN2, क्लियर है ना। और सेकेंडरी दोनों करेगा, कंडीशंस बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। ये टर्शरी है। अब जरा देखो, ये भी अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये R' है, ये Cl है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो हमने क्या लिया बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, यू नो, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो क्या कॉन्सेप्ट बनाओगे, कॉन्सेप्ट ये बनाओगे कि अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ओके, SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा, द प्रोडक्ट विल बी रैसेमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? यस, रैसेमिक मिक्सचर बनाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। मींस SN1 रिएक्शन इज विल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेसिमाइजेशन। अब क्या होता है ये रेसिमाइजेशन? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, सबको पता है, ठीक है जी। अब जरा देखो, सबसे पहले देखो जो SN1 रिएक्शंस मैंने बताया था, क्या होता है बताओ, कि SN1 रिएक्शन मैंने बताया 2 स्टेप रिएक्शंस होता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, बोलो हाँ या ना। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना, बोलो, बॉन्ड ब्रेक करके, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ये, और ये बॉन्ड ब्रेक करके देखो यहां पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा बताओ कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? इस तरीके से तुम एक R', ये R, और ये क्या हो गया, ऑर्बिटल खाली, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बताओ, sp2 है, बात समझ में आ रहा है ना। और जो sp2 होता है वो प्लैनेट शेप होता है, बताओ कैसा, ट्राइगोनल प्लैनेट शेप होता है, ठीक है। और जब ये ट्राइगोनल प्लैनेट शेप होता है, अब जरा मैं थोड़ा सा इधर मिटाऊंगा, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, जरा मैं इसको मिटाऊंगा। अब जरा देखो, जब ये ट्राइगोनल प्लैनेट शेप होता है जिसका भी, ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करेगा, तो वहां पे इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लेफ्ट से अटैक करेगा, नहीं तो फिर राइट से अटैक करे। थोड़ा सा मैं दिखाता हूं इसको, इतना समझ में आ गया? खींचो इसको, खींच लो, ठीक है, मिटाता हूं मैं, ठीक है। When an optical active substance undergo SN1 reaction, the product will be racemic mixture। याद कर लो इसको, दिमाग में याद क्या करना, सुन के याद हो गया, 3-4 बार तो मैंने बोल दिया अभी, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये मेरा R है, ये R' है, ये R है, डबल डैश, और ये क्या हो गया, मान लो ऐसे बना लेते ना, थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ये कार्बन हो गया R, ये R है, और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब जहां पे ये देखो कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहाँ पे, अगर आता है, ठीक है, तो तुम ऐसे दिखा सकते हो, फ्रंट अटैक, ये लेफ्ट साइड से अटैक किया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, 50% यहाँ पे ये फ्रंट अटैक बोलोगे, ठीक है, और नहीं तो ऐसा अटैक करेगा, इसको क्या बोलेंगे, बैक अटैक बोलोगे,
बैक अटैक हो गया और वो क्या हो गया, फ्रंट अटैक हो गया। तो यहां पे क्या याद रखोगे कि न्यूक्लियोफाइल 50% क्या करेगा बताओ, फ्रंट अटैक करेगा, प्लस 50% बैक अटैक करेगा, है ना। 50% फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 50% फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो 50% क्या बनेगा बताओ, एल फॉर्म बनेगा, ठीक है, और 50% क्या बनेगा, डी फॉर्म बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। और 50% एल फॉर्म और 50% डी फॉर्म ही क्या होता है, रैसमिक मिक्सचर होता है ना। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। ओके, सो यस, पॉइंट इज टू बी नोटेड माय लॉर्ड, माय स्टूडेंट, SN1 reaction will responsible for racemization. ओके, तो यहां पे मैं छोटा सा पॉइंट यहां पे मैं लिख देता हूं, नोट्स बनना बहुत जरूरी होता है कि when an optical active OA compound, okay, undergo SN1 reaction, right, the product will be racemic mixture। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रैसमिक मिक्सचर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि SN1 रिएक्शन, ओके, विल responsible for रेसिमाइजेशन, है ना। बात समझ में आ रही ना। और कैसा रेसिमाइजेशन होता है जी, तो याद रखना पार्शियल रेसिमाइजेशन इसको भी बोल सकते हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेसिमाइजेशन नहीं तो इसी को और करके पार्शियल रेसिमाइजेशन इसको बोल सकते हो, पार्शियल रेसिमाइजेशन। बात समझ में आ रही है, पार्शियल रेसिमाइजेशन। ये थोड़ा भी और मैं इसको क्लियर करता हूं, क्या बात समझ में आ रही है। पहले इसको लिखो, मिटा दूं, अरे ज्यादा नहीं हुआ, अभी 1 घंटा 15 मिनट, 10 मिनट और, ठीक है, खत्म ही करता हूं। थोड़ा काफी टाइम के बाद, आई थिंक 10 और 12 डेज बाद ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि SN2 रिएक्शंस को पूरा कवर ही कर डालो इसमें, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक्स है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 2021 में बोर्ड दे रहे हैं, बोर्ड के अलावा वो नीट और जेई के लिए फोकस कर रहा है, ये लेक्चर सबके लिए है, ठीक है ना। एक बार खोपड़ी में कॉन्सेप्ट सेट करोगे फिर फटाफट क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। जब देखो यहाँ पे रेसिमाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि मान लो जैसे देखो यहाँ पे हमने 3 डिग्री लिया, वट कुछ भी, ठीक है। मान लो कि मैंने ये ले लिया, यहाँ पे मान लो ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने CH3 लगाया है, यहाँ पे C2H5 ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई D लिया हुआ है और यहाँ पे ये मेरा Cl है, ठीक है जी। अब मान लो कि KOH के साथ रिएक्शंस कर रहा है और यहाँ पे मैकेनिज्म SN1 फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो SN1 जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा क्या, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा। मींस OH यहाँ पे क्या लगेगा, 50% देखो फ्रंट से अटैक करेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा C2H5, ये कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और 50% जो प्रोडक्ट आपका बनेगा किधर से, CH3 है, पलट जाएगा, OH कहां पे, इधर की ओर लगेगा, ठीक है। ये D है और ये C2H5। क्या बात समझ में आ रहा है, मतलब 50% फ्रंट अटैक और 50% क्या करेगा, बैक अटैक। मतलब OH देखो यहाँ पे फ्रंट पे है और यहाँ पे क्या है, बैक पे लगा हुआ है। तो मान लो कि अगर ये D है, ये तुम्हारा 50% क्या बनेगा बताओ, D फॉर्म बनेगा, ठीक है बच्चे। तो ये रिमेनिंग 50% क्या बनेगा बताओ, L फॉर्म बनेगा, ठीक है। और यही तो क्या, यही दोनों मिलके तो रैसमिक मिक्सचर बनाता है, बोलो हाँ या ना, बोलो, ठीक है। तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आती है, कहीं पे भी SN1 रिएक्शंस फॉलो कर रहा है और वो कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव है, तो फटाक से दिमाग में तुम्हारा चलना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे हमने यहां पे लिया Cl, ओके। अब यहां पे मान लो KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे, ठीक है। ये SN1 रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है, मान लो
हमने लिख दिया पे SN1 रिएक्शन। तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन आएगा वो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा देखो वेज डैश में और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। तो 50% देखो ये क्या हो जाएगा कि 50% क्या होगा कि जिस पे है वो मतलब वेज के ऊपर है तो वेज के ऊपर ही आएगा। तो 50% जो OH है वो कहां पे रहेगा बताओ, वेज के ऊपर रहेगा। और 50% जो है वो कैसा जाएगा यहाँ पे डैश पे चला जाएगा OH, ठीक है। देख रहे हो ना, बोलो ये किस पे आ रहा है 50% वेज और 50% डैश। मतलब यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि अगर ये तुम्हारा L है तो ये तुम्हारा क्या हो गया D, बोलो आया ना। और D मतलब क्या 50% अगर मान लो कर बनता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ये तुम्हारा बनेगा क्या रासायनिक मिक्सचर बन जाएगा, रासायनिक मिक्सचर। एक बात और अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ये जो Cl है और OH कहां पे आ रहा है, वेज के ऊपर था तो वेज के ऊपर ही आ रहा है। ऊपर वाला मैं एक बार मिटा देता हूं इसको और अच्छे से क्लियर करूं, क्या मिटा सकता हूं, बोलो इजाजत है, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। अब देखो मैं जो कहना क्या चाह रहा हूं इसमें कि SN1 रिएक्शन में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हमने Cl है, यहाँ पे हमने KOH लिया और SN1 रिएक्शन करवाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो OH आ रहा है ये OH और दूसरा, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो ये तुम्हारा क्या है, जहां वेज के ऊपर है तो वेज पे ही आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिटेंशन कहते हैं, रिटेंशन, RETENTION, रिटेंशन। और ये देखो क्या वेज था तो किस पे जा रहा होता है डैश पे, तो इसको बोलेंगे क्या, इनवर्जन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं, हम लोग टर्म्स यूज करते हैं क्या SN1 रिएक्शन में, पार्शियल रेसिमाइजेशन, ठीक है। यहां पे तुम याद रखो, ठीक है ना, यहां पे याद रखना इसमें जो होता है रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन होता है बच्चे, रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कि SN1 रिएक्शन में रिटेंशन पूछेगा क्या 100% रिटेंशन होता है, बोलोगे नो। 100% इन्वर्जन, उल्टा हो रहा है ना, वेज है तो डैश पे जा रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, 100% इन्वर्जन हो रहा है तो नो, है ना। रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन होता है इसमें, याद रखोगे। रिटेंशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है परसेंटेज, मान लो कि ये 49 है और ये कितना हो गया 51, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन, और इसके लिए टर्म्स यूज करते हैं क्या, पार्शियल इन्वर्जन, सॉरी पार्शियल रेसिमाइजेशन, याद रखोगे, थोड़ी अंदर की बात है, पार्शियल रेसिमाइजेशन यहां पे टर्म्स आप यूज करोगे, ठीक है। इन SN1 रिएक्शन ओके प्रोसीड्स विद रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन दैट इज लीड्स टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं। इसी को देखो अगर मैं मान लो कि इसको अभी इस बार मैंने क्या किया, वेज पे ले लिया, ठीक है, और यहां पे मान लो कि H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे, SN1 रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पे जो OH आएगा वो किस पे आएगा बताओ, है ना, वेज के ऊपर, और कुछ क्या हो जाएगा बताओ, कहां पे चला जाएगा, डैश के ऊपर, वेज के ऊपर, है ना, यहाँ पे डैश पे आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिटेंशन क्या होगा, मोर होगा, किससे, इन्वर्जन से। इसमें भी देखो ये कॉन्फ़िगरेशन देखो रिटेन हो रहा है, और ये देखो क्या उल्टा हो रहा है, मतलब इन्वर्जन हो रहा है, और ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या था, सेम कन्वर्जन था। क्लियर है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 की इतनी बातें बताया कि रेसिमाइजेशन होता है बट पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। बेस डैश में थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, बट रिटेंशन मोर देन इन्वर्जन होता है, दिमाग में अच्छे से सेट रखोगे, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि SN2 रिएक्शन में देखो टर्म्स यहाँ पे सीबीएसई भी पूछता कभी कभी क्या कि वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे कि इन SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि इन SN2 रिएक्शन, लिख देता हूं बच्चे, नोट्स बनना जरूरी है। इन SN2 रिएक्शन ओके द न्यूक्लियोफाइल
approaches and living group goes simultaneously. Okay. However, the nucleophile always approaches from backside, okay. So it pushes the configuration so that configuration is invert, called Walden inversion. क्या बोलोगे? उसको वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बोर्ड में भी अगर आता है कि वॉल्डन इन्वर्जन लिखने के लिए, कि तुमको पता है कि अभी बताया था कि SN2 रिएक्शंस में जो लिविंग ग्रुप जाता है और न्यूक्लियोफाइल आता है, दोनों साथ साथ होता है ना, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से अप्रोच करता है बताओ? बैक साइड से. और जब बैक साइड से अटैक करता है तो क्या करता है? उसको पुश करता है, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है ना, इन्वर्ट हो जाता है. उसी को कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जर्व किया था वॉल्डन नाम का एक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम पड़ा वॉल्डन इन्वर्जन. तो अगर सीबीएसई बोर्ड में वॉल्डन इन्वर्जन बच्चा आता है तो इसको फटाफट क्या करोगे? लिख करके हैप्पी हो जाओगे. बोलो हैप्पी कर लोगे इसको. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लिख दिया यहाँ पे, नोट्स बना लो. नोट्स जरूरी है, काम आएगा. ठीक है, ऊपर वाला मिटाता हूं मैं. वॉल्डन इन्वर्जन का भी फटाफट क्या कर लो? स्क्रीनशॉट लो. ठीक है, फिर मैं अभी आगे बात करता हूं. इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, स्क्रीनशॉट लो. इसको ले लिया, इसके स्क्रीनशॉट. ठीक है, मिटा दो सबको. ओके फाइन. ठीक है, तो अब SN2 रिएक्शंस में हमेशा क्या होता है? इन्वर्जन होगा. बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि यहां पे हमने CH3 लिखा, C2H5H, ठीक है, यहां पे Cl है, और मान लो यहां पे SN2 रिएक्शंस परफॉर्म होता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट है न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से. तो यहां पे OH आएगा, ठीक है, और ये जो H है यहां पे आ जाएगा, ये CH3, और ये क्या होगा? C2H5. ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है बताओ? इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहां पे इन्वर्जन बोलोगे. इन्वर्जन. ठीक है, इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर ये तुम स्टार्ट करते हो L फॉर्म से, ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसा बनेगा? D फॉर्म. एंड वाइस वर्सा. अगर ये D होगा तो वो L है, ये L है तो वो D है. कौन सा L कौन सा D ये मैटर नहीं करता. ठीक है, जरा देखो हियर Cl, ओके, OH माइनस आयन. अगर ये SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट इन्वर्जन हो जाएगा. अगर वेज पे है तो कहां पे चला जाएगा? डैश पे चला जाएगा. समझ में आ रहा है ना? और अगर ये डैश पे था तो वेज पे चला गया, और अगर यहां पे मान लो क्या है? वेज पे है ये, और अगर SN2 रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, बात समझ में आ रही है, तो कहां पे चला जाएगा? ये डैश पे चला जाएगा. ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखो यहां पे क्या बोलोगे? कि इन्वर्जन हो रहा है. क्या हो रहा है बच्चे? इन्वर्जन. वेज था तो डैश में जाएगा SN2 रिएक्शन में, एंड वेज है तो डैश पे, डैश है तो वेज पे, है ना. मींस इफ यू स्टार्ट विद L फॉर्म, अगर तुम L फॉर्म से मान लो कि अगर स्टार्ट करते हो, ठीक है, द प्रोडक्ट डेफिनेटली विल क्या? D फॉर्म. ठीक है, इफ यू स्टार्ट विद D फॉर्म, द प्रोडक्ट मस्ट बी क्या? L फॉर्म, एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है और अगर वो D फॉर्म से कर रहे हो तो प्रोडक्ट तुमको क्या मिलेगा? L फॉर्म. और अगर वो नेचुरली L फॉर्म है, SN2 रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो तुमको क्या मिलेगा? L फॉर्म मिलेगा. क्या बात समझ में आ रही है? मिटा दो इसको फटाफट. अब एक लास्ट है, 2 मिनट लगेगा. डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस. ओके, थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे. जब तुम प्रॉब्लम बनाओगे वहां पे एप्लीकेशन करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा, टेंशन मत पालो.
ठीक है, आज सोच रहा था सारा थ्योरी खत्म ही कर दूं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पे लिखो क्या, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, तो एक साइड आप लिख लो क्या, SN1 लिख लो, ये भी पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है, लिखने को आ जाता है, ठीक है, और काम आएगा ही। तो सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, अब देखो अब तुम डिफरेंस खुद से खुद ब खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा बताओ, इधर क्या लिख दूं, इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है। दूसरे में क्या होगा बताओ, इट इज टू स्टेप रिएक्शन, इट इज टू स्टेप रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा बताओ, सिंगल स्टेप या फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, क्या हो जाएगा ये, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है। तीसरी बातें क्या हो सकती है बताओ, बोलो, कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of the concentration of nucleophile। और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चौथा जो डिफरेंस है यहाँ पे, जो सॉल्वेंट होता है ना, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा SN1 को। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है बताओ, इसमें जो रिक्वायर्ड होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। जैसे इसमें अगर एग्जांपल्स अगर देखोगे तो एसीटोन होता है CH3 COCH3, और इसमें अगर एग्जांपल देखोगे तो क्या होता है H2O होता है, अल्कोहल होता है, वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रहा है। पांचवा देखो ये क्या होगा बताओ, इसमें देखो वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद देखो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होगा। यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ऊपर मिटा देता हूं एक दो स्टेप, कर लिया होगा ना कॉपी। ठीक है, उसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। और SN2 में क्या लिखोगे, इसमें इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है, ये 100% इन्वर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का फॉलो करता है, और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये तुम्हारा क्या डिफरेंस है। सीबीएसई में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि 2 मार्क्स का आता है SN1 SN2 में डिफरेंस लिखना, तो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 लिख दोगे। ओके, सो गाइस दिस इज SN2 रिएक्शंस। लेक्चर पूरी देखना, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। और प्लीज जो बच्चे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।